हेलो फ्रेंड, तो आज डिस्कस करेंगे सीटेट ईवीएस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाला फुल का पूरा रूप क्या है। तो बाला का फुल फॉर्म क्या है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। ऑप्शन सेकंड क्या है, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। तो बिल्डिंग इस प्रकार की होनी चाहिए जो बच्चे के अधिगम में सहायता करे। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कोई बच्चा दिव्यांग है, व्हील चेयर का यूज करता है, व्हील चेयर का, तो बिल्डिंग इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसकी व्हील चेयर उसके क्लासरूम तक आसानी से पहुंच जाए, यानी कि बिल्डिंग बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए। तो बिल्डिंग का बाला का फुल फॉर्म क्या है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महिला पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक डैश डैश है। तो यह क्या है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, अंधविश्वास है। ऑप्शन सेकंड क्या है, मिथक है। ऑप्शन थर्ड क्या है, वैज्ञानिक तथ्य। ऑप्शन फोर्थ क्या है, रूढ़िवादी धारणा है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ये क्या है, एक रूढ़िवादी धारणा है कि महिला पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो बिहार के सापेक्ष बताना है आपको जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति। तो मैप से रिलेटेड है। ईवीएस सीटेट में हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको मैप आना बहुत जरूरी है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व। ऑप्शन सेकंड क्या है, पूर्व और पश्चिम। ऑप्शन थर्ड क्या है, पश्चिम और पूर्व। ऑप्शन फोर्थ क्या है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। थोड़ा सा इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। ये क्या है, ये हमारा इंडिया का मैप है। तो बिहार कहाँ पड़ता है, बिहार कुछ इधर पड़ता है, और जम्मू कश्मीर कहाँ पड़ता है, इधर पड़ता है। और अगर जाएंगे आप नीचे तो इधर क्या पड़ेगा, नीचे साइड अगर पूरा इंडिया का मैप बनाएंगे तो गोवा पड़ेगा। तो बिहार के सापेक्ष इंडिया की स्थिति बतानी है, बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की। तो ये क्या है, हमारा बिहार है। अब हम देखते हैं ये क्या है, पूरब यानी कि पूर्व दिशा, ये क्या है, पश्चिम दिशा है, ये क्या है, ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है, और ये क्या है, नॉर्थ, और नीचे क्या होगी, साउथ होगी। तो बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर क्या होगा, तो जम्मू कश्मीर बिहार के सापेक्ष क्या होगा, उत्तर पश्चिम में होगा। और गोवा की स्थिति क्या होगी, तो उत्तर दक्षिण पश्चिम में होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होगी। ऑप्शन थर्ड क्या है, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। ऑप्शन फोर्थ क्या है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि बाष्पीकरण की प्रक्रिया किस स्थिति में सबसे कम होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। अगर सतह क्षेत्र भी कम है और तापमान की भी कमी है तो क्या होगा, बाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, बहुत स्लो होगी। बाष्पीकरण में क्या होता है, द्रव का गैस में परिवर्तन होता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अभी क्या है, बरसात का मौसम चल रहा है। अगर आप बरसात के मौसम में कपड़े धो लेंगे और धूप में डालने जाएंगे, यानी कि आप डालने जाएंगे तो क्या बहुत टाइम लगेगा, सूख तो जाएंगे। अगर आप इसी मौसम में, बरसात के मौसम में कपड़ों को फैला के डालेंगे तो सूख जाएंगे लेकिन टाइम लगेगा। अगर आप उन्हीं कपड़ों को एक जगह इकट्ठा करके रख देंगे तो क्या सतह क्षेत्र भी कम है और तापमान की भी क्या है, कमी, यानी कि धूप भी नहीं निकल रही है, और सतह क्षेत्र यानी कि आपने उसको इकट्ठा करके रख दिया, फैलाया भी नहीं है, और क्या है, तापमान भी कम है। तो क्या होगी, बाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत स्लो होगी। और अगर आप बरसात के मौसम में सतह क्षेत्र कम है लेकिन अगर तापमान कम है लेकिन सतह क्षेत्र क्या, आप कपड़े को फैला के डाल देंगे तो क्या वही कपड़ा सूख जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन सूखेगा जरूर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, ग्राफिक कौशल। ऑप्शन सेकंड क्या है, दिशात्मक कौशल। ऑप्शन थर्ड क्या है, चित्रण कौशल। ऑप्शन फोर्थ क्या है, स्थानीय कौशल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, चित्रण कौशल। यानी कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता किसमें होती है, चित्रण कौशल में। इस व्यक्ति को या फिर जो भी मैप का यूज कर रहा है उसको क्या, स्थानों की दूरियों
और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीईएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, एनसीईएफ 1975। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, एनसीईएफ 2005। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, एनसीईएफ 1988। और ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, एनसीईएफ 2000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। एनसीईएफ 2000 में क्या किया गया, प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या के क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की क्या की गई है, सिफारिश की गई है। और इसी में क्या उन्होंने क्या कहा है कि पर्यावरण अध्ययन में ही आप सामाजिक विज्ञान और अन्य छोटे छोटे जो भी विषय हैं आप उनको इंक्लूड करके इंक्लूसिव वे में पढ़ाएं, यानी कि एकीकृत रूप में आप पर्यावरण में ही इनको सबको शामिल करके पढ़ाएं। तो ये सिफारिश कब की गई थी? तो एनसीईएफ 2002 में की गई थी। लेकिन इसको स्वीकार यानी कि लागू कब किया गया? एनसीईएफ 2005 जब आया तब इस सिफारिश को लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इसकी सिफारिश कब की गई थी? तो 2002 में आपको ये ध्यान रखना है। और फिर इसको लागू कब किया गया था? तो 2005 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। ऑप्शन सेकंड क्या है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ऑप्शन थर्ड क्या है, दक्षिणी क्षेत्र में। और ऑप्शन फोर्थ क्या है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, जहाँ पर क्या असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये हमारे 7 सिस्टर्स स्टेट आते हैं। वहाँ पर क्या होती है, स्थानांतरित खेती, जिसको क्या बोला जाता है, झूम खेती, जनजातीय खेती, आदिवासी खेती इत्यादि नामों से, पर्वतीय खेती, इन सब नामों से जाना जाता है। वैसे इसका मोस्ट फेमस है झूम खेती के नाम से। झूम खेती में आपको पता होगा क्या किया जाता है कि ज़मीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, फिर उस पर जो खरपतवार उगते हैं उनको क्या गिरा दिया जाता है, फिर जलाकर उसकी जो राख होती है उसी पर जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्का खोद कर क्या किया जाता है, बीजों को छिड़क दिया जाता है और कृषि की जाती है, यानी कि खेती की जाती है। फिर कुछ साल यानी कि 1-2 बार उस पर खेती करने के बाद उसको फिर 2-4-5 साल के लिए ऐसे ही खाली छोड़ दिया जाता है। तो ये कहाँ पर होती है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्र पता होना चाहिए। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन से आ जाएंगे? हमारे 7 सिस्टर, यानी कि पूर्वोत्तर के 7 स्टेट आ जाएंगे, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसको ये बताना है आपको कि नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखा से अलग करते हैं। ऑप्शन सेकंड क्या है, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन थर्ड क्या है, पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करते हैं। ऑप्शन फोर्थ क्या है, जल विद्युत सुविधाओं के बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। तो इसमें से कौन सा सत्य नहीं है बांधों से रिलेटेड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, यानी कि टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये गलत है। बांध क्या करते हैं? बांध हमारे टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। बांधों से क्या होगा, लोगों को जल विद्युत तो प्राप्त होगी, कृषि के लिए सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और थोड़ा बहुत डेवलपमेंट भी होगा, लेकिन जो सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊ विकास है वो नहीं होगा, क्योंकि इससे बांधों के निर्माण से लोगों का विस्थापन होता है, हमारी वनस्पति जैव विविधता प्रभावित होती है और एनवायरनमेंट पर भी इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसका क्या होगा, इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित नहीं करते, यानी कि ये बांध हमारे टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही नहीं है, बाकी ये सभी सही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं आपको ये बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, जलवाष्प। ऑप्शन सेकंड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन थर्ड क्या है, मीथेन। ऑप्शन फोर्थ क्या है, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस है। तो कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन और कौन सी, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब किस में आती हैं? ग्रीन हाउस गैस में आती हैं। और ग्रीन हाउस किसके लिए जिम्मेदार हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए और जलवायु परिवर्तन के लिए क्या है, जिम्मेदार है। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया में कौन सी ग्रीन हाउस गैस बैन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग पर इंडिया में क्या लगी है, रोक लगी है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। तो ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। ऑप्शन थर्ड क्या है, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ऑप्शन फोर्थ क्या है, ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली या कम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर वैसे दो होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी हो सकता है और थर्ड भी। वैसे अब इनमें से फर्स्ट और सेकंड में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से क्यों प्रभावित नहीं होते, तो पहला कारण तो ये है कि ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं, और दूसरा कारण क्या होगा, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की छाया वृष्टि में होते हैं, जिस कारण से क्या होते हैं, वो मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। अगर अब इस बार एग्जाम में पूछा जाए कि ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं, तो ये भी सही होगा। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो आपको बताना है ताजमहल के पीले होने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, क्लोरीन। ऑप्शन सेकंड क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन थर्ड क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन फोर्थ क्या है, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड इसके लिए क्या ताजमहल के पीले होने का कारण है। वो ताजमहल पीला क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये विषैली गैस कहाँ से निकल रही है, ये विषैली गैस निकल रही है मथुरा में एक रिफाइनरी है, उससे निकल रही है। इससे क्या हो रहा है, हमारे वायुमंडल में नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही हो। ये विभिन्न गैसों से के साथ मिलकर क्या करती है, अम्ल वर्षा करती है, यानी कि जहरीली गैस बन के अम्ल वर्षा के रूप में ऐतिहासिक इमारतों पर गिरती है और उनको प्रभावित करती है। और इसीलिए क्या नीति अपनाई जा रही है कि ताजमहल के आसपास की जलवायु को स्वच्छ रखा जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, सल्फर डाइऑक्साइड किस रिफाइनरी से निकल रही है, तो मथुरा रिफाइनरी से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था। तो गोलकोंडा का किला किसने बनवाया था, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, पल्लव राजवंश ने। ऑप्शन सेकंड क्या है, चोल राजवंश ने। ऑप्शन थर्ड क्या है, चालुक्य राजवंश ने। ऑप्शन फोर्थ क्या है, काकतीय राजवंश ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, काकतीय राजवंश ने। और गोलकुंडा किसकी राजधानी था, तो हैदराबाद की राजधानी था। और गोलकुंडा का निर्माण किसने, काकतीय वंश के राजवंश ने करवाया था। और किस शासक ने करवाया था, तो काकतीय वंश के किस शासक ने करवाया था, ये भी देखते हैं। तो कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की थी। और गोलकुंडा में, यानी कि हैदराबाद गोलकुंडा में ही क्या चार मीनार स्थित है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।